नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर परीक्षा में। दोस्तों आज है 18 मार्च 2022। 18 मार्च 2022 के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लेके आ गए हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों चलते हैं, प्रश्नों को शुरू करते हैं। तो उससे पहले आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को डेली का डेली स्टैटिक जीके और करंट अफेयर की वीडियो मिलती रहे। दोस्तों तो जितने भी क्वेश्चन हैं और आपके आने वाली परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है। दोस्तों तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वह है, हाल ही में किस देश में 7.4 तीव्रता का भीषण भूकंप आया है? थाईलैंड, न्यूजीलैंड, जापान, अमेरिका। दोस्तों जो हमारा राइट आंसर है वह है 16 मार्च को जापान के टोक्यो में 297 किलोमीटर उत्तर पूर्व में 7.4 तीव्रता का एक बड़ा भूकंप आया। लगभग 2 मिलियन घर बिना बिजली के रह गए और परिवहन संपर्क प्रभावित हुए। भूकंप उसी क्षेत्र में आया जहां 2011 के फुकुशिमा परमाणु आपदा हुई थी। हालांकि शुरुआत में सुनामी की चेतावनी जारी की गई थी, लेकिन बाद में जापान के मौसम विज्ञान एजेंसी ने इसे हटा लिया। दोस्तों यानी जो हमारा राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, जापान में। यानी हाल ही में किस देश में 7.4 तीव्रता का भूकंप आया था दोस्तों? तो जापान में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है, मिस वर्ल्ड 2021 प्रतियोगिता में भारत किस स्थान तक पहुंचा? दोस्तों यानी मिस वर्ल्ड 2021 की प्रतियोगिता में भारत का कौन सा स्थान रहा? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल जा रहे हैं। पहला है 5वां, दूसरा है 6वां स्थान, तीसरा है 9वीं स्थान और चौथा है 11वां स्थान। तो भारत की मनासा वाराणसी को मिस वर्ल्ड 2021 में 11वें स्थान पर शीर्ष 13 की सूची में शामिल किया गया था। वह शीर्ष 6 में जगह बनाने में विफल रही। यह भारत के हरनाज संधू द्वारा 21 साल बाद मिस यूनिवर्स 2021 का ताज अपने घर लाने में लगभग 3 महीने बाद आया है। दोस्तों यानी कि जो हमारा राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, यानी 11वां स्थान। यानी मिस वर्ल्ड 2021 प्रतियोगिता में भारत किस स्थान तक पहुंचा? दोस्तों 11वें स्थान पे। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों हालांकि यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, तो आप लोग जरूर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा इसको। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, मिस वर्ल्ड 2021 का ताज किसे चुना गया है? दोस्तों यह भी हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों यानी कि मिस वर्ल्ड 2021 का ताज किसे चुना गया है? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल जा रहे हैं। कैरोलिना बिलावास्का, श्री सैनी, कैरोलिना विडालेस, अन्ना लीज। तो पोलैंड की कैरोलिना बिलावास्का को सैन जुआन प्यूर्टो रिको में सौंदर्य प्रतियोगिता के 17वें संस्करण में मिस वर्ल्ड 2021 का ताज पहनाया गया। फर्स्ट रनर अप मिस यूएसए श्री सैनी थी, जबकि सेकंड रनर अप कोटे डी आइवर की ओलिविया एस थी। कैरोलिना बिलावास्का को जमैका के टोनी एन सिंह ने ताज पहनाया, जो मिस वर्ल्ड 2019 थे। दोस्तों यानी जो हमारा राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, कैरोलिना बिलावास्का। यानी मिस वर्ल्ड 2021 का ताज किसे चुना गया था? कैरोलिना बिलावास्का को। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वह है, किस देश में महात्मा गांधी ग्रैंड ट्रायंगल का अनावरण किया गया? भारत, इंग्लैंड, टोक्यो, मेडागास्कर। तो दोस्तों जो हमारा राइट आंसर है वह है, आज़ादी का अमृत महोत्सव को चिन्हित करने के लिए मेडागास्कर में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया गया है। मेडागास्कर में भारत के राजदूत अभय कुमार एंटोनियो की मेयर नैना एंड्रिया टिटो हैना ने साथ ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन करके आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया। दोस्तों और बात करें इसकी मेडागास्कर की राजधानी, तो मेडागास्कर की राजधानी है एंटानानारियो उसकी राजधानी है। दोस्तों और बात करें वहाँ की मुद्रा की, यानी मेडागास्कर की मुद्रा का, तो मालागासी एरीरी वहाँ की मुद्रा जो है मालागासी एरीरी है। और बात करें वहाँ के मेडागास्कर के राष्ट्रपति की, तो एंड्री रजोएलिना वहाँ की राष्ट्रपति कौन है? एंड्री रजोएलिना है वहाँ के वो राष्ट्रपति हैं। दोस्तों चलते और हमारा जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, किस देश में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया गया है? तो मेडागास्कर में किया गया है। दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में महिलाओं के मामले में कौन सा देश दक्षिण एशिया में सबसे ऊपर है दोस्तों? भारत, नेपाल, चीन, बांग्लादेश। जो हमारा राइट आंसर होगा वह है दोस्तों इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC और ढाका स्टॉक एक्सचेंज DSE द्वारा किए गए एक अध्ययन में कहा गया कि सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में महिलाओं के मामले में बांग्लादेश दक्षिण एशिया में सबसे ऊपर है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 के प्रभाव के बावजूद सूचीबद्ध कंपनियों में स्वतंत्र निदेशक होने वाली महिलाओं के प्रतिशत में 2020 में 5% से 6% की वृद्धि हुई, इसमें महिलाओं का असमान रूप से प्रभावित किया। एक प्रश्न में कहा गया IFC द्वारा जारी विज्ञप्ति है दोस्तों यह। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन डी, बांग्लादेश। यानी सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड के महिलाओं के मामले में बांग्लादेश दक्षिण एशिया में सबसे ऊपर है दोस्तों। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन सा बना है दोस्तों? मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर, नई दिल्ली। तो दोस्तों जो हमारा राइट आंसर रहेगा मुंबई, ऑप्शन ए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। महाराष्ट्र में 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने के लिए अपने विस्तृत ढांचे की घोषणा की और एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करने वाला दक्षिण एशिया का पहला शहर बन गया है। मुंबई का लक्ष्य 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन तक पहुंचने में के भारत के लक्ष्य से 20 साल आगे है। लक्ष्य में 2030 तक ग्रीन हाउस गैस CHC उत्सर्जन में 30% की कमी और 2040 तक 44% की कमी भी शामिल है दोस्तों। हमारा जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए मुंबई है। यानी 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित करने वाला मुंबई शहर दक्षिण एशियाई शहर बन चुका है दोस्तों। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है 36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस कब आयोजित की जाएगी? 1 अप्रैल, 20 मार्च, 10 अप्रैल, 25 मार्च। यानी जो हमारा राइट आंसर होगा वह ऑप्शन बी 20 मार्च को। यानी 36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस वस्तुतः 20 से 22 मार्च 2022 तक आयोजित की जाएगी। चतुष्कोणीय आयोजन का विषय भूविज्ञान एक सतत भविष्य के लिए बुनियादी विज्ञान है। अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस को भूविज्ञान के ओलंपिक के रूप में वर्णित किया गया है दोस्तों। तो हमारा जो राइट आंसर होगा 36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस कब आयोजित की जाएगी दोस्तों? 20 मार्च को। 20 मार्च से 22 मार्च तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है किस देश के प्रधानमंत्री 19 मार्च को भारत की यात्रा पर आएंगे? अमेरिका, रूस, यूक्रेन, जापान। हमारा जो राइट आंसर इसमें होगा दोस्तों जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा 19 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक भौतिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आने वाले हैं। शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं से यूक्रेन और इंडो पैसिफिक में संकट और दोनों देशों के बीच सीमेंट आर्थिक सहयोग पर अपने आकलन साझा करने की उम्मीद है दोस्तों। यानी जो हमारा राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन डी। यानी 19 मार्च 2022 को भारत पर जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा आएंगे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है इक्विटी बाजार ने बाजार पूंजीकरण के मामले में दुनिया में भारत का कौन सा स्थान आया है? दोस्तों यह भी आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन ए है 5वां स्थान, ऑप्शन बी है 10वां स्थान, ऑप्शन सी है 12वां स्थान, ऑप्शन डी है 22वां स्थान। हमारा जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह बाजार पूंजीकरण पर ब्लूमबर्ग में हालिया आंकड़ों के अनुसार पहली बार भारत की इक्विटी बाजार ने बाजार पूंजीकरण के मामले में दुनिया के शीर्ष 5 में प्रवेश किया है दोस्तों। 3.21 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के समग्र बाजार पूंजीकरण के साथ भारत 5वें स्थान पर है। यानी हमारा जो कौन सा स्थान है दोस्तों? 5वां स्थान है। कुल विश्व बाजार पूंजीकरण 109.22 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। 47.32 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल मार्केट कैप के साथ अमेरिका रैंकिंग में सबसे ऊपर है और इसके बाद चीन USD 11.52 ट्रिलियन, जापान 6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है और हांगकांग 5.55 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का स्थान है। और बात करें भारत का कौन सा स्थान है तो दोस्तों भारत का 5वां स्थान है।
हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। यह भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, तो आप लोग जरूर इसे नोट डाउन कीजिएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है किस बैंक को IFR एशिया के एशियाई बैंक ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है दोस्तों। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल जा रहे हैं, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों जितने भी प्रश्नों का संकलन रहता है वीडियो में, वो सारे प्रश्न आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों, तो आप लोग जरूर ध्यानपूर्वक देखिए, पढ़िएगा इसको। चलते हैं हम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। किस बैंक को IFR एशिया के एशियाई बैंक ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? तो जो हमारा जवाब होगा वह है भारत के तीसरे सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंक, यानी भारत के तीसरे सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंक एक्सिस बैंक को एशियाई निवेश बैंकिंग क्षेत्र में व्यापक कवरेज और विशेषज्ञता की गहराई के लिए IFR एशिया के एशियाई बैंक ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है दोस्तों। यह पुरस्कार सभी प्रमुख उत्पादों और खंडों में इक्विटी और ऋण जारी करने में बैंक के उत्कृष्ट प्रदर्शन को स्वीकार करता है। एक्सिस बैंक एकमात्र स्थानीय घर था जिसने वैश्विक समन्वयक के रूप में रिकॉर्ड रुपये 143 बिलियन पेटीएम IPO और माइक्रोटेक डेवलपर्स के लिए विश्व समन्वयक भी था। यानी जो हमारा राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन बी, यानी एक्सिस बैंक को IFR एशिया के एशियाई बैंक ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है दोस्तों। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों वह है वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए 1.42 लाख करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव रखा है? नई दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, पोर्ट ब्लेयर दोस्तों। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, यानी वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण ने योजनाओं की समीक्षा के लिए और अधिक समय के लिए विपक्ष की दलीलों के बावजूद वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लिए 1.42 लाख करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव रखा है। सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए केंद्र शासित प्रदेश की अतिरिक्त मांगों को कुल 18,860.32 करोड़ रुपए में पेश किया और सदन को उसी दिन बहस करने की अनुमति देने के लिए कुछ मानदंडों को निलंबित करने का प्रस्ताव भी पेश किया था। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह है दोस्तों वह है जम्मू और कश्मीर, यानी यहाँ पे ऑप्शन में दोस्तों है ही नहीं जम्मू कश्मीर, आप लोग अलग से उसको देख लीजिएगा। वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए 1.42 लाख करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव रखा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है गंगा से ब्रह्मपुत्र तक जाने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज कौन है दोस्तों? यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारा जो प्रश्न है दोस्तों, गंगा से ब्रह्मपुत्र तक जाने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज कौन है? तो MSC फैंटासिया, INS विक्रमादित्य, INS कोच्चि, MV राम प्रसाद बिस्मिल। दोस्तों MV राम प्रसाद बिस्मिल गंगा से ब्रह्मपुत्र तक जाने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज बन गया है। 2.1 मीटर के मसौदे से लदे 90 मीटर लंबे और 26 मीटर चौड़े फ्लोटिला ने 15 मार्च 2022 को यह उपलब्धि हासिल की, जब इसे हल्दिया से श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह से पांडुर बंदरगाह तक भारी माल ढुलाई के पायलट रन को सफलतापूर्वक पूरा किया था दोस्तों। यानी जो हमारा राइट आंसर होगा वह ऑप्शन डी, MV राम प्रसाद बिस्मिल गंगा से ब्रह्मपुत्र जाने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज है, MV राम प्रसाद बिस्मिल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है FIDE ओलंपियाड का 44वां संस्करण 26 जुलाई 2022 से 8 अगस्त 2022 तक का आयोजन कहाँ पे होगा दोस्तों?
यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल जा रहा है, नई दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई। तो भारत को FIDE शतरंज ओलंपियाड 2022 के लिए मेजबान राष्ट्र के रूप में चुना गया है। ओलंपियाड का 44वां संस्करण 26 जुलाई 2022 से 8 अगस्त 2022 तक चेन्नई में आयोजित होने वाला यह पहली बार है जब भारत FIDE शतरंज की मेज़बानी करेगा। 1927 में अपनी स्थापना के बाद ओलंपियाड का यह कार्यक्रम मूल रूप से आयोजित होने वाला था, लेकिन यूक्रेन के आक्रमण के बाद FIDE वहां से हट गया था दोस्तों। यानी जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बेंगलोर में। नहीं सॉरी दोस्तों, हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वह है ऑप्शन डी, चेन्नई में होगा। यानी FIDE ओलंपियाड का 44वां संस्करण 26 जुलाई 2022 से 8 अगस्त 2022 तक का आयोजन चेन्नई में होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में हर साल 15 मार्च को इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में किसे घोषित किया है दोस्तों? UN ने, नाटो, सार्क, इनमें से कोई नहीं। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2022 से शुरू होने वाले हर साल इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित करने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी। 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया प्रस्ताव संगठन की ओर से पाकिस्तान के राजदूत मुनीर अकरम द्वारा पेश किया गया था। इस्लामिक सहयोग OIC 15 मार्च 2022 को या उस दिन को चिन्हित करता है जब एक बंदूकधारी ने क्राइस्टचर्च, न्यूजीलैंड में 2 मस्जिदों में प्रवेश किया, जिसमें 51 उपासक मारे गए और 40 अन्य घायल हो गए थे। यानी हाल ही में हर साल 15 मार्च को इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में UN ने घोषित किया है दोस्तों। यानी कि हमारा राइट आंसर जो है वह ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिप्री के ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफ़र 2021 रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन है? USA, भारत, चीन, इजराइल। तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी SIPRI, इसका जो फुल नेम है दोस्तों वह है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफ़र 2021 रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व पर हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बना है। भारत का अधिकांश रक्षा आयात रूस से होता है। भारत रक्षा उपकरणों में स्वदेशी विकास के जोर दे रहा है और घरेलू विनिर्माण उद्योगों के लिए 2022-23 के लिए पूंजीगत बजट का 63% आवंटित किया गया है। यानी कि हमारा जो राइट आंसर होगा वह है भारत, यानी ऑप्शन बी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने माइक्रो फाइनेंस ऋण के लिए नियामक ढांचा के दिशा निर्देश जारी किया? नाबार्ड, RBI, वित्त मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय ने। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह होगा भारतीय रिजर्व बैंक ने RBI माइक्रो फाइनेंस ऋण के लिए नियामक ढांचा निर्देश 2022 जारी किया, जो 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी होगा। निर्देशों के तहत RBI ने विनियमित संस्थाओं RI को माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट को ऋण देना सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि ऋण समापन से मुक्त है और उधारकर्ता के जमा खाते पर ग्रहणाधिकार से जुड़े नहीं हैं। RI या सुनिश्चित करेंगे कि पुनर्भुगतान दायित्वों को सीमित कर दिया गया है, ब्याज दरें उपयोग नहीं हैं और कोई पूर्व भुगतान दंड नहीं है। तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक ने RBI माइक्रो फाइनेंस ऋण के लिए जो ढांचा तैयार किया हुआ है, हमारा जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह है ऑप्शन बी, RBI ने। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब। देश में पहली बार तेलंगाना में ने एक सूचकांक के रूप में फसल विविधीकरण पैटर्न दर्ज करना शुरू किया है। फसल विविधीकरण सूचकांक के अनुसार राज्य 77 किस्मों को उगाता है, जिसमें लगभग 10 फसलें होती हैं, जिनमें ज़्यादातर अनाज विविधीकरण के लिए पसंद किए जाते हैं। यह सूचकांक राज्य के भविष्य में विविधीकरण के लिए आधार का काम करेगा दोस्तों। यानी कि जो हमारा राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन बी, तेलंगाना। यानी फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य तेलंगाना बना है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों।
तो अगर आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।